गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 के लिए सब्जेक्ट बैंकिंग में बैंकों के महत्व की बात आज हम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, बैंकों का क्या महत्व है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने देखा है बैंक से हम भली भांति परिचित हैं। पहले मैंने बैंक भी बताया था डेफिनेशन के रूप में कि बैंक क्या होता है। बैंक क्या है इसमें ज़्यादा हम लोग सभी जानते हैं बैंक क्या है और बैंक का महत्व क्या है ये भी हम जानते हैं। तो बैंकों के महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमने देखा कि बैंक किसी भी व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसको अगर पैसों की धन की आवश्यकता होती है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वो कहाँ से बैंक पैसों की व्यवस्था करता है? वो बैंक से ऋण के रूप में व्यवस्था करता है। यानी वो जब अपने बैंक से ऋण की व्यवस्था करता है और जो उसको पैसा धन मिलता है वो व्यापार में लगाता है, उसका व्यापार उन्नति करता है। उसको देखकर और भी लोग बैंक से ऋण प्राप्त करके अपने व्यावसायिक कार्यों में लगाते हैं और अपनी उन्नति और देश की उन्नति करते हैं। बैंकों का महत्व क्या है आज के परिवेश में? तो बहुत अच्छा है। सरकारी जितनी भी योजनाएं देती हैं वो सब बैंकों में ही देती हैं। आपने देखा नोटबंदी के दौरान जो नोट पुराने हो गए यानी जो बेकार नोट हो गए उनका क्या हुआ? वो सारी की सारी नोट बैंकों में जमा हुआ और सरकार के पास पहुंच गया और उसके बदले आपको जो नए नोट निर्मित हुए वो बैंकों से हुए। यानी बैंक सारे नोटों के क्रियाकलाप में करता है। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा, ये तो अभी ताज़ा अभी ये जो उदाहरण है लॉकडाउन का, सरकार ने जो भी योजनाएं दी, जितनी भी अर्थ संबंधी धन संबंधी योजनाएं थी, उसमें बैंकों के खातों का कितना बड़ा महत्व रहा कि 500 रुपये आर्थिक गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए गए, या और भी गैस की सब्सिडी में यदि पैसा आता है, जितनी सब्सिडियां बैंकों का कितना है, सब कुछ धन बैंकों के खातों में ही आता है। तो हम ये नहीं कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं, उसके अलावा भी बैंकों के बहुत महत्व होते हैं। आप देखते हैं आपके यहाँ सिलेंडर है, गैस की सब्सिडी उसमें आती है, किसानों के पैसे उसमें आते हैं। तो ये सारा कार्य क्या है? बैंक। यानी अगर बैंक नहीं होता तो आपको वो सारा धन या सारी सुविधाएं कैसे मिलती, उसके लिए फिर आगे बहुत दिक्कत आती। तो बैंक का महत्व कितना है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। बैंक का महत्व बहुत है आज के परिवेश में, जैसा कि आज का आधुनिक युग है। इसके अलावा बैंकों का और क्या महत्व होता है उसको टॉपिक वाइज समझते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का बैंकों का महत्व है पूंजी व कौशल का एकीकरण करना। पूंजी व कौशल का एकीकरण करना। पूंजी व कौशल का एकीकरण करना मतलब क्या है? बैंक उन व्यक्तियों से जिनके पास अधिक धन है उनसे पूंजी के रूप में पूंजी लेता है और उन व्यक्तियों को ऋण के रूप में देता है जो किसी व्यवसाय को चलाने में निपुण होते हैं। वो बैंक से जाते हैं और बैंक से अब लोन वगैरह लेते हैं। तो एक तरफ उनकी पूंजी और दूसरी तरफ उनका कौशल। तो एक व्यक्ति की जिसके पास पूंजी अधिक थी उसकी पूंजी, और जिसके पास पूंजी नहीं थी उसे वो धन देकर उसके कौशल का एकीकरण करके देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यानी बैंक पूंजी व कौशल का एकीकरण करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, ये तो आप इससे भली भांति परिचित हैं, बचत की आदत को प्रोत्साहन देना। केवल मैं इतना ही लिखूंगा, बचत की आदत को प्रोत्साहन। बचत की आदत को प्रोत्साहन कैसे है? जब कोई व्यक्ति कमाना चालू करता है तो उसके पास अर्निंग आती है, धन आता है, वो धीरे धीरे धन को एकत्रित करता है। अब उसे ये महसूस होता है कि इतना धन घर में रखना सही नहीं है, तो वो उस धन को कहाँ रखे? तो वो सोचता है कि चलो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, उस खाते में हम जमा करते रहेंगे। अगर बैंक नहीं होते तो वो धन कहाँ जाता? अपने पास ही रखता। यानी उसमें बचत की आदत नहीं आती, वो धन उसके घर के कार्यों में ही खर्च हो जाता। यानी बैंक जो है बचत की आदत को प्रोत्साहन देते हैं। यदि हमारे पास अतिरिक्त धन है घर में पड़ा है तो हम ये सोचते हैं चल इसको बैंक में जमा कर देते हैं, बाद में जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। यानी जो हमारा धन एक ज़्यादा था जो उस धन को हमने बैंक के खाते में जमा कर दिया। यानी हमारे अंदर बचत की आदत को प्रोत्साहन मिला। मेरी चलो भाई खाते में जमा कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नंबर 3, धन के हस्तांतरण की सुविधा देना। धन के हस्तांतरण की सुविधाएं देना। धन के हस्तांतरण की सुविधाएं देना। आज
आजकल का युग तो नेट का युग है, लेकिन उससे पहले भी बैंक धन के हस्तांतरण की सुविधाएं देता रहा है। पहले ये कार्य बैंक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता था कि बैंक ड्राफ्ट बनवाते थे और वो बैंक ड्राफ्ट किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे, वो वहाँ अपने शहर में बैठकर उस धन को निकाल लेता था। यानी हम बैंक में पैसा जमा करते थे और दूर शहर में कोई व्यक्ति उस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा धन का हस्तांतरण हो गया, हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की बहुत सस्ती और सरल सुविधाएं देता है। आज नेट बैंकिंग का जमाना है, मोबाइल के माध्यम से धन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई पैसे भेज दो, फोन आया पैसे भेज दो। अब बैंक भी बंद है, यदि हमारे पास नेट बैंकिंग है या नेट का हमारे पास है, मोबाइल में ये सब कुछ हो जाता है तो हम एक क्लिक करते हैं और हमारा 1 सेकंड में वो धन वहां पहुंच जाता है। क्या पैसा लगा? कुछ नहीं, वही नेट के रिचार्ज में ये सब कुछ हो जाता है, कोई इस पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाता। यानी इतनी सस्ती सुविधा आज हम कहीं भी बैठे। अब हमें पहले यदि हमें धन पहुंचाना होता था तो हम उस धन को अपने पास लेकर जाते थे, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, 2 दिन अपने काम के खराब कर रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं, इसमें बहुत समय लगता था, व्यापार का भी नुकसान होता था और रास्ते में धन की हानि, लुटने चोरी होने की भी संभावना रहती थी। तो ये सुविधा आज हमें बैंक ने ऐसी दी है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जेब में मोबाइल निकाले, अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो 1 सेकंड में पैसा कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है। यदि हम नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो हम बैंक के माध्यम से भी जाते हैं। बैंक 2 सुविधाएं इसमें देता है, एक देता है NEFT नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, और एक देता है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, इसमें बैंक में जाते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपये से लेके अधिकतम लिमिट कुछ नहीं, कितना भी पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, 1, 2, 3 घंटे इसमें लग जाते हैं। ये तत्काल है, तत्काल भुगतान निपटान। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तत्काल आप 1 क्लिक करने से ही धन दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसमें बैंक कुछ चार्ज लेता है, लेकिन आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल इस चीज़ का प्रयोग बहुत होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नंबर 4, विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करना। विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करना। विनिमय का सस्ता माध्यम, विनिमय का मतलब होता है एक चीज से दूसरी वस्तु को बदलना। आजकल मौद्रिक विनिमय है, पहले जमाने में वस्तु विनिमय चलता था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदलते थे। आज हम पैसे देकर दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं, यानी हम मौद्रिक विनिमय कहते हैं। इसको अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, यानी रुपए देते हैं और दूसरे की वस्तु हम खरीद लेते हैं, या वस्तु देते हैं और रुपए ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करना, आज के ज़माने में लाखों के लेन देन भी होते हैं, करोड़ों के लेन देन भी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए हैं तो 10 लाख क्या गिनते रहो, कितना टाइम उसमें लगेगा, टाइम खराब होगा। दूसरा हो सकता है नोट गिनने में भी गलती हो जाए, टाइम भी खराब, नोट भी, बहुत चीज़ें इसमें नुकसानदायक साबित हो सकती हैं नोटों के लेन देन में। इसलिए विनिमय का सस्ता माध्यम चेक के रूप में बैंक प्रदान करता है। चेक के रूप में, चेक कितना सस्ता, अगर आप बैंक में आपका खाता है, एक चेक बुक की इशू कराने की एप्लीकेशन दीजिए, आपको चेक बुक मिल जाएगी और कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है, चेक काटिए और पेमेंट चाहे कितने का ही वो आप कर सकते हैं। तो सस्ता माध्यम है, ना आपको नोट ले जाने की जरूरत, ना गिनने का झंझट, कुछ नहीं। सस्ता माध्यम है, एक चेक के रूप में, विनिमय के रूप में ये प्रदान करता है। आप कोई वस्तु खरीदिए और चेक काट कर दे दीजिए, तो विनिमय मुद्रा के बदले चेक हो गया, जो एक सस्ता माध्यम है और कोई इसमें झंझट नहीं है, ना गिनने की झंझट है और ना ही गलती होने की संभावना है। आगे है 5वां हेडिंग है विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करना। विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करना, विदेशों के जो वायर्स हैं या जो सेलर हैं उनसे बात करने के लिए हम कोई चीज़ मंगाते हैं, कोई वस्तु मंगाते हैं या कोई वस्तु भेजते हैं, तो उसमें बात आती है पेमेंट की।
या उसमें हमें कैसे हमारे पत्र दूसरी जगह पहुंचे, तो इसमें सारी सुविधाएं विदेशी व्यापार में बैंक प्रदान करता है हमें। वो हमारे धन को बदलता है, दूसरे देश की मुद्रा बैंकों के थ्रू आती है और वो हमें मिलती है। तो विदेशी व्यापार में अगर विदेशी व्यापार कोई व्यक्ति करता है तो वो उसके लिए उस लोन की सुविधा भी प्रदान करता है। तो विदेशी व्यापार किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, जो व्यापारी बैंक के माध्यम से ही कर सकता है, ऐसे कोई नहीं। आपको विदेशी व्यापार करना है तो आपको बैंक की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बैंक इसमें आपको अर्थ प्रबंधन भी करता है, यानी धन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ आपको व्यापार में अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो विदेशी बैंक यानी विदेशी व्यापार में भी आपको सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना। बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना। बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए आपको बैंक लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। आपने सुना होगा लॉकर्स। आपके पास घर में कोई सोना है, हीरे हैं, जवाहरात है या जरूरी कागजात हैं जो ज़मीन से संबंधित या कैसे भी हैं, वो घर में जो होते हैं चोरी होने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। तो आप क्या करें, बैंक इन चीज़ों को, जो महंगी वस्तु है, इनको अपने पास सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा देता है। इसकी एक चाबी ग्राहक को दे दी जाती है और लॉकर्स में जो उसको किराए पर मिलता है और बैंक इसका एक निश्चित किराया भी लेता है। आप लॉकर लीजिए बैंक से और उसमें अपना जरूरी सामान उसमें रख दीजिए, उसमें अपना जरूरी सामान रख दीजिए और जो भी है फिर उसका किराया बैंक आपसे लेगा और बाकी की चीज़ें हो जाएगा। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लेते हैं अब साधनों की पूर्ति में, साधनों की पूर्ति में संतुलन। साधनों की पूर्ति में संतुलन। साधनों की पूर्ति में संतुलन। संतुलन का मतलब बैलेंस से है। यहाँ पर बैलेंस है, दोनों हाथ बराबर हैं, इधर हो जाएगा तो ये डिसबैलेंस हो गया, असंतुलन बोलते हैं इसको। तो संतुलन का मतलब होता है जहाँ दोनों चीज़ें बराबर हों, वो संतुलन की स्थिति कहलाती है। साधनों की पूर्ति में संतुलन। हमारे देश में आपने देखा होगा कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हैं और कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जो विकसित क्षेत्र होते हैं वहाँ बैंकिंग सेवाएं भी विकसित होती हैं। लोग अपने धन को बैंकों में जमा कराते हैं, बैंकों के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। अब वो क्षेत्र तो विकसित है, उसको इतने धन की आवश्यकता नहीं है, तो बैंक क्या करता है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उस धन को जो विकसित क्षेत्रों से मिला है उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पहुंचा के वहाँ का आर्थिक विकास करता है, वहाँ के व्यापारियों को लेन देता है, वहाँ की मतलब विकास करने में बहुत सारी सुविधाएं वो प्रदान करता है। तो एक तरह से उस जो असंतुलन बना हुआ है आर्थिक विकास का, उसको संतुलन लाने की पूर्ति करता है। यानी एक जहाँ जो स्थान जो साधनों से परिपूर्ण है और एक स्थान जो जहाँ साधनों का अभाव है, तो वहाँ से साधनों को लाकर अभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाता है, जिससे संतुलन की स्थिति बन सकती है। तो बैंक यही कार्य हम करता है। हम वहाँ पैसा नहीं लगाते हैं, हम तो पैसा जमा करते हैं और वो पैसा उन साधनों में पहुंच जाता है, उन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। अगला टॉपिक है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करने के अंतर्गत आपने बैंक अपने जमा धन से भी कई गुना धन उधार दे देता है। इस प्रकार वो साख का निर्माण करता है और मुद्रा के लेन देन को कम से कम उपयोग करता होता है। बैंकों के माध्यम से मुद्रा का जो लेन देन है, मुद्रा कम यूज होती है। तो ऐसे कार्य जो बिना मुद्रा के हो रहे हैं, लेकिन मुद्रा उसके पीछे कोई जो बिना मुद्रा के कार्य हो रहे हैं, तो बिना मुद्रा के कार्य क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे जो गारंटी होती है वो होती है साख की। मान लीजिए चेक है, चेक क्या है, चेक एक साख मुद्रा है। हमने चेक किसी को दिया तो धन तो नहीं दिया, हमने कैशलेस अपना ट्रांजैक्शन किया, तो यही साख है। बैंक यानी बिना मुद्रा के जो लेन देन करते हैं वो साख के अंतर्गत आता है। तो बैंक इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि बिना मुद्रा के लेन देन अधिक से अधिक हो, यानी बैंक साख का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगला टॉपिक है
राजकीय अर्थ प्रबंध में, राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायता करना। राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायता करने का क्या मतलब है? राजकीय वर्ड गवर्नमेंट से है, अर्थ शब्द का मतलब धन से है और प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट से है। राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायता करना। कुछ वैसे तो सरकार का बैंक रिजर्व बैंक को माना जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक की शाखाएं हर जगह नहीं है, तो सरकार तो यहाँ पर भी है, लोकल गवर्नमेंट है, अपने प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो यहाँ का पैसा कहाँ जाता है? वो बैंकों में जाता है, और जो सैलरी वगैरह आती है वो कोषागार से निकलती है। तो यानी राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायता करना, जो सरकारी पैसा होता है वो बैंकों में जाता है, और जब उनको उन क्षेत्रों को जरूरत पड़ती है तो बैंकों से पैसा निकलता भी है। कभी कभी बैंक और सरकार को ऋण भी प्रदान करते हैं, कभी कभी धन की कमी हो जाती है तो ऋण भी प्रदान करते हैं। ये कार्य सारा का सारा बैंकों के माध्यम से होता है। लास्ट अंतिम हेडिंग है ग्राहकों की साख बढ़ाना। ग्राहकों की साख बढ़ाना, ग्राहकों की साख बढ़ाना। किसी भी ग्राहक या व्यापारी की जो धन है वो उसकी साख है। साख मतलब उसका नाम है, यदि वही खराब हो जाता है तो उसका बिजनेस बेकार हो जाता है। तो ग्राहकों की साख बढ़ाना, प्रत्येक व्यापारी, जो व्यापारी होते हैं वो बैंक के ग्राहक हैं, उनका सभी का बैंकों में खाता है, कितना लोन ले रखा है उसकी जानकारी बैंक को है, कितना धन जमा है उसकी जानकारी बैंक को है। तो यानी बैंक को अपने ग्राहक के बारे में, यानी कि जो व्यापारी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। तो यदि उसे व्यापार में सहायता पड़ती है, कहीं की और बिजनेस करना चाहता है, तो वो इससे रिलेटेड जानकारी दूसरे लोगों को दिखाता है कि भाई मेरी ये साख है, तो उसकी जानकारी जो प्रदान की जाती है वो बैंक के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। कहेगा भाई बैंक से देख लो, आप बैंक से पूछ लो, तो बैंक उसको क्रेडिट नोट लिख के दे देते हैं कि भैया इसकी साख इतनी है, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उसके आधार पर उसके व्यापार आगे चलता है। तो अभी हमने हेडिंगों के आधार पर बैंकों का महत्व समझा। बैंकों का महत्व आधुनिक युग में बहुत है, लेकिन मैं आज 10 टॉपिक के अंतर्गत इसको समझाया है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।